अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज जनवरी 2026 की 25 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, इतवार के दिन की 3 बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके बुजरा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शॉपरों, टाटों, टमाटरों, सबकी जानिब से ओछे हथकंडे, तमाम तर जवाज, पैंतरे बदलने के बावजूद स्ट्रीट मूवमेंट को सुहेल आफरीदी साहब पीक पर ले गए हैं। और 2 अदद अचानक से बड़े फैसले, 2 अदद बड़े फैसले, वो फैसले क्या हैं, किसके एंड के ऊपर हुए हैं, क्या ये एंटाई पैरेलल किस्म के डिसीजन स्ट्रेटजी की सूरत में कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज मैं एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने रख रहा हूं, रईसुल टाउटीन, या इसको कहिए रईसुल मालशीन। ये जो हुकूमती पेरोल के ऊपर माजत के साथ हुकूमती टाउटों का गठजोड़ है, उसमें से एक बेशर्म और घटिया इंसान को आज मैं एक्सपोज करने लगा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने शेयर करूंगा ये किस तरह के बेगैरत लोग हैं जिनको जरा बराबर शर्म, लिहाज और हया नहीं है कि वो किस पैटर्न के ऊपर, किस पैंतरे के ऊपर चल रहे हैं और उन्हें क्या क्या कुछ नहीं कर डाला है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। तमाम बैगेज किसके कंधे के ऊपर है यह भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सुहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर पहुंचा दिया है, बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि वो इस जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर आ रहे हैं। ये सब चीजें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन 2 अदद फैसले, ये 2 अदद फैसले ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, ना हाई कोर्ट से आए हैं, ना कहीं और से आए। 2 अदद फैसले अडियाला के मुर्शिद की जानिब से, जाहिर है कि वो कौम के महबूब रहनुमा है, अपनी टीम को दिए गए। और 2 फैसले क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले आपको और हमें लग रहा था कि सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट का मामला है, लेकिन अब मामलात मुख्तलिफ है। नंबर 1, डिसीजन नंबर 1, मुज़ाकरात होंगे, जहां होंगे वहां होंगे। यह बात मैं क्लियर कट कह रहा हूं क्योंकि कल की जो स्पीच हुई है सुहेल आफरीदी साहब की, उसके बाद यह वाज़ेह मैंडेट उन्होंने बता दिया है किसका है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। नंबर 1, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, किस कंडीशन के ऊपर, कहां पर होंगे, यह अलग बात है। नंबर 2, इस हुकूमत के खिलाफ फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली जाली सरकार के खिलाफ मुजाहिमत पीक पर पहुंचाई जाएगी, आखिरी दम तक लेकर जाई जाएगी और उसके लिए तैयारी पकड़ ली गई है। सुहेल आफरीदी साहब का जो मर्दान का खिताब है, उसके बाद ये 2 चीजें एविडेंट हैं और हो सकता है आने वाले चंद दिन के अंदर, यानी 8 फरवरी से शायद कुछ दिन पहले या 8 फरवरी के फौरन बाद खान साहब की इनमें से किसी एक से या बहनों से या फिर वोकला से मुलाकात करवा भी दी जाए। तो ये 2 अदद फैसले, आप कहते हैं ना कि खबर जो होती है मेन वो आखिर में ले जाते हो, क्योंकि आखिर में इससे भी बड़ी चीज आने जा रही है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि ये 2 अदद बड़े फैसले कर लिए गए। और इसके ऊपर जो है सुहेल आफरीदी साहब कन्विंस्ड है कि मुजाहिमत हुकूमत के खिलाफ जारी रहेगी, जबकि मुज़ाकरात जहां होने चाहिए वहां होंगे और उसके लिए वो तैयार हैं। और एक तरह की ऑफर भी उन्होंने कर डाली है, जरा सुनिएगा। सुहेल आफरीदी साहब की जो बड़ी ऑफर की है, ये फॉलोड बाई द 2 वे डिसीजंस जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये एंटाई पैरेलल है कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए ऑप्शन खुला है, दूसरी तरफ मुज़ाहिमत होगी। क्या ये स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी, ये आगे चलकर मैं बताऊंगा। अब सुनिएगा, सुहेल आफरीदी साहब की बड़ी ऑफर है कि मेरा ताकतवर लोगों को पैगाम है कि आज आपके पास मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आज आपके पास मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, दोनों अवेल कर लें। याद रखना, मुझे इमरान खान का स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म मिला है। एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों की जिम्मेदारी महमूद जगजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों कर लो, अगर अडियाला से कॉल आ गई तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये किसने कहा है? सुहेल आफरीदी साहब ने कहा।
اچھا کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اسٹریٹجی کام کرے گی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر، ہر جماعت کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اگریسو فرنٹ لائن پر رہ کر لڑائی کرنے کو تیار رہتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں جو مفاہمت یا ٹیبل ٹاک کے حق میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اب رائٹ ٹریک کے اوپر ہے، کیونکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مزاحمت کا اینڈ مذاکرات کے اوپر کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کے مذاکرات کو منوانے کے لیے یا اپنے پوائنٹس کو منوانے کے لیے آپ کو مزاحمت کی طرف جانا ہوتا ہے. تو یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹائر پیرلل ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ پیرلل چیزیں ہیں اور اس کے اوپر بالکل رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں سہیل آفریدی صاحب. اچھا جبکہ اسی طرح کے کچھ شخصیات حکمراں جماعت سے وابستہ بھی ہیں جو تنقید کو برداشت کرنے کا باقاعدہ طور کے اوپر اس وقت لیکچر دے رہی ہیں اور بڑی اچھی بات کر رہی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں تنقیدی آوازوں کو ختم کرنا کبھی ممکن نہیں ہوا، نہ ماضی میں ہوا ہے نہ اب ہوگا. افراد کو مقید کیا جا سکتا ہے، آوازوں کو نہیں. جیلیں بھرنے سے حکومتیں مضبوط رہ سکتی ہیں لیکن ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں. تنقیدی آوازوں کا سامنا حقائق اور مکالمے سے کریں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں اس طرح کی جو وائز اور سین وائسز ہیں ان کی ہمیشہ جگہ رہتی ہے اور رہنی چاہیے. یہ سپیس رہنی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس فورم کوئی نہیں بچتا نا. جب انصاف کے لیے عدالت جائیں تو آپ کو انصاف نہیں مل رہا، فورم نہیں ہے. میڈیا کے پاس جائیں آواز اٹھانے کے لیے تو وہاں آواز نہیں اٹھتی، فورم نہیں ہے. وکلا کے پاس جائیں تو وہ ان کو بولنے نہیں دیا جاتا، فورم نہیں ہے. پھر دو ہی چیزیں بچ جاتی ہیں، ایک آپ کی حکومت اور دوسری ریاست. تو میرے خیال میں پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا. جب آپ پیسج بند کرتے جاتے ہیں تو لوگ پھر اس سے بدظن ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ سپیس رہنے دی جائے، کوئی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا فورم باقی رہنا چاہیے تاکہ حالات بہتری کی جانب جائیں. تو یہ سعد رفیق صاحب کا بھی بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے. اب اس سے پہلے کہ مزید چیزیں شیئر کروں، آج ایک شخص کے بارے میں نے بات کرنی ہے. آپ سمجھ جائیں گے، یہ چوسنی منہ میں لیے ہوئے ایک صحافتی منا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی بے شرم اور گھٹیا انسان ہے، معذرت کے ساتھ. یہ وہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے جس نے پچھلے 3.5 سال میں نوکریوں سے نکالے جانے والے صحافیوں کے حق میں ایک دفعہ بھی بات نہیں کی. اتنا بے شرم انسان ہے. یہ الفاظ کا مطلب اپنے طریقے سے نکالتا ہے اور دنیا کے سامنے پورٹرے کرتا ہے. یہ اتنا بے شرم انسان ہے. اس کے لیے میں آج ایک ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں، رئیس الٹاؤٹین، ٹاؤٹوں کا امیر. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ ہے اور اس کی منجی ٹھکنے لگی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس شخص کی منجی ٹھکنے لگی ہے. اس کے آخری ولاگ کے اندر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیے، اس کی بندی ہوئی گگھی دیکھیے، اس کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال دیکھیے کہ اس کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کہ کچھ لوگوں کو جو ایک اہم ادارے کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے اس میں بلایا گیا، انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے. آج اگر اس طرح پہنچ گئے ہیں تو کل کو نہ صرف گفتگو کر سکتے ہیں بلکہ سخت ترین سوال کرنے کے لیے ان کے لیے فورم دستیاب ہوگا. یہ اس کو ٹینشن چڑی ہوئی ہے بیوقوف انسان کو. یہ اتنا گھٹیا شخص ہے، ان کا ڈائریکٹ انٹرویو چلا دیتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی. اور دوسروں کو یہ احمق پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا ہے اور دوسروں کے پتہ نہیں کچھ بھی الفاظ کہے ہوئے ہوں کسی بھی موقع کے اوپر اس کو ایک نیا رنگ دے کر ان کو، بیٹا یہ اتنا سب کو آئیڈیا ہو گیا ہے تمہارا ٹرک جو ہے نا وہ کلٹی ہونے لگا ہے. سب کو پتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جو نوکری چمکی ہوئی ہے نا وہ اس وجہ سے چمکی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی اوقات تو کوئی تھی نہیں، ٹکے کے نہیں تھے اور آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ بکتے چلے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑے اچھے پورٹل ہیں نیوز کے پورٹلز، وہ ان کے کٹنگ جو ان کے ٹویٹس کو ہائی لائٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. یار یہ وہ کہتے ہیں رئیس المنافقین، رئیس الٹاؤٹین، اور اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. آج سے آپ نے یہ لفظ اس بندے کے لیے ضرور استعمال کرنا ہے. گھٹیا آدمی ہے کیونکہ کل سے جو ہے نا لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر. اور بھائی ہم اسی ملک کے اندر رہتے ہیں، اسی ملک کے سٹیزنز ہیں، 3.5 سال سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ اس بے غیرت شخص نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا کہ یار ناانصافی یا زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ آپ کی روزی روٹی پہ لات آنے لگی ہے اور آپ کی اصلیت کھلنے لگی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہو گیا. اچھا جی، کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. انتہائی اہم سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے. وہ کہتے ہیں پاکستان غزہ امن بورڈ میں جانے کا فیصلہ حکومتی کابینہ کی توثیق سے ہوا. شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر یہ انہوں نے بولا ہے. تو اب یہ ذہن نشین کر لیجئے، یہاں پر بھی ایک انتہائی اہم اور ایویڈنٹ قسم کی چیز ہونے لگی ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ جتنا بھی معاملات ہوئے ہیں 2.5-3 سال کے اندر، اس کا بیگیج سارا کا سارا نون لیگ کے کندھے کے اوپر ہے. یاد رکھیے گا، یا پھر پیپلز پارٹی کے.
चाहे वो सानिया डी चौक हुआ हो, सानिया मुरीद के हुआ हो मुबैना, या फिर ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत हुई हो, या फिर काबीना की तौसीक से या पार्लियामान के अंदर पास होने के बाद कोई और इस बोर्ड ऑफ पीस से रिलेटेड फैसला होने जा रहा हो, याद रखिएगा ये सारा बैगेज इनके कंधे के ऊपर है और आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा जलील इन्होंने होना है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, इनको पता है, इस हुकूमत को यह पता है कि ये इनकी आखिरी इनिंग्स है। ये राइट तरीके के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ, यानी अवाम के वोट के साथ तो इख्तिदार में आने से रहे, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए ये हर उस बात के आगे सरेंडर कर रही है नून लीग या पीपल्स पार्टी, जो कि इनको सूट करे ना करे, क्योंकि पर्पस इनका सेफगार्ड हो रहा है। सूट करे ना करे, पर्पस इनका सेफगार्ड हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि यार ये बस यही मौका है, अब जो करना है कर लो। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इनके पांव के नीचे से जो स्पेस बनी हुई है, उसके ऊपर इनकी जमीन खड़ी हुई है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो गैप खत्म हुआ, ये बिल्डिंग ऐसे धड़ाम से गिरनी है, इनको लग पता जाना है। और अभी ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, और आगे देखिएगा कि पार्लियामान से क्या क्या कुछ नहीं होता, ये भी आप अपनी नजरों के सामने देखेंगे। सारा बैगेज इनके कंधे के ऊपर है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती हो तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ये मैंने रईसुल टाउटीन कहा था, ये बंदा कौन है, इसका नाम आपने मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करने हैं। आपको समझ में आई है नहीं आई? मैंने साथी मुन्ना कहा था नीचे कहिएगा रईसुल टाउटीन कौन है, मैक्सिमम कमेंट्स करने। जनाब ये सुहेल वड़ाई साहब जो है ना, फरमाते हैं शहबाज शरीफ पीएमएलएन के वजीर आजम है या नहीं, उन्हें वैसे ही वजीर आजम बना दिया गया है। मेरे ख्याल से उन्हें इसलिए वजीर आजम बनाया गया कि वो सियासी जमात के एक नुमाइंदे हैं। क्या आज तक उन्होंने नून लीग की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लिया? बात तो बड़ी वैलिड, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। कामरान शाहिद साहब कहते हैं मैं जेल गया तो इमरान खान ने मुझसे बात ही नहीं करनी, उन्होंने कहना है तुम यहां आ गए किस खाते में हो, क्योंकि उनको आपकी औकात का पता है ना। सर मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। कामरान खान साहब, कामरान शाहिद का था, अब कामरान खान साहब, पाकिस्तान का टैक्स रेट नाकाबिले बर्दाश्त है। सैलरीड क्लास 35% तक इनकम टैक्स जनाब, जबकि कंपनीज मजबूरी तौर पर 58% तक टैक्स देती हैं। अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो आपको इकोनॉमी की हालत का पता चल जाएगा। जबकि ठीक ठाक रगड़ दिया। आसमा शिराजी साहबा ने कहती हैं लगता है सारी दफा सिर्फ ईमान और हादी पर ही लगाना है, और बड़ी अच्छी बात है, ये इनके हक में बात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट में अक्सरियत उन लोगों की है जो जनरल जिया की हुकूमत के दौरान सियासत में आए थे, तो क्या करें, सारी जिंदगी के लिए उनको सर पे सजा के रखें। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। मैक्सिमम कमेंट जो मैंने पूछा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।